देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं काव्य मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। पार्किंसन जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए अब उम्मीद की नई किरण सामने आई है। विशेषज्ञों के अनुसार दवाओं के असर कम होने पर डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन डीबीएस सर्जरी मरीजों को राहत दे सकती है। यह एक आधुनिक तकनीकी है जिसमें मस्तिष्क के विशेष हिस्से को स्टिमुलेट कर लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है। डॉक्टर का कहना है कि पार्किंसन एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो शरीर की गति को प्रभावित करती है और आमतौर पर 60 साल के बाद देखने को मिलती है। हाथों का कांपना, चलने में दिक्कत और शरीर में अकड़न इसके मुख्य लक्षण हैं। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि समय पर पहचान, नियमित दवा और स्वास्थ्य जीवन शैली से मरीज बेहतर जीवन जी सकते हैं। न्यूरोलॉजी टू इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज मेदांता। आज पार्किंसंस वर्ल्ड डे है, तो मैं पार्किंसन डिजीज़ के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं एक ट्रिब्यूट देना चाहूँगा जेम्स पार्किंसन नाम के शख्स को, जिन्होंने पहली बार इसको डिस्क्राइब किया था 1817 में। पार्किंसन जो बीमारी है, इसका इलाज संभव है, लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलता है। जो इसके लक्षण होते हैं उसको हम लोग ट्रैप के नाम से जानते हैं। टी फॉर ट्रेमर, आर फॉर रिजिडिटी यानी कि अकड़न एक तरफ, ए फॉर अकाइनेसिया यानी कि स्लोनेस ऑफ एक्टिविटी, और पी फॉर पोस्चरल इंस्टेबिलिटी यानी कि गिरने का खतरा, जो कि रेट फीचर है। अब ये ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि ब्रेन में कुछ डोपामिन कंटेनिंग न्यूरॉन्स होते हैं जो समय के साथ डिजेनरेट करने लगते हैं, और डोपामिन की कमी के कारण हमारे कामकाज, चलना, उठना, बैठना प्रभावित हो जाता है। तो ये लक्षण बन जाते हैं। ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये उम्रदराज लोगों को ज़्यादा होता है 60 साल की उम्र के बाद। आदमी में थोड़ा सा महिलाओं के अपेक्षा ज़्यादा होता है। इसके कुछ खतरे होते हैं, जैसे कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र के एक्सपोजर वालों को ज़्यादा होता है। जो लोग एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में होते हैं उनको ये ज़्यादा देखा गया है। रिपीटेड हेड ट्रॉमा, जैसे बॉक्सर्स में ऐसा होता है, रिपीटेड हेड ट्रॉमा ऐसे में ज़्यादा देखा गया है। कुछ जेनेटिक भी होते हैं, 5-10% लोग जेनेटिक से भी प्रभावित हो जाते हैं। इसमें हम लोग जो दवाई देते हैं ये लगभग ज़िंदगी भर चलती हैं और ये सिम्टम कंट्रोल रखती हैं। इन दवाइयों को छोड़ना नहीं चाहिए। दवाइयों के अलावा पेशेंट को कुछ खास, पेशेंट और खासतौर पे पेशेंट के घर वालों को कुछ खास बरतनी चाहिए सावधानियाँ, जैसे कि घर में फर्नीचर कम से कम हो ताकि रास्ता चौड़ा रहे और पेशेंट को चलने का, आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो, गिरने का खतरा ना रहे। हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को, अटेंडेंट्स को एडवाइस करते हैं कि बाथरूम के जहाँ टॉयलेट सीट है वहाँ पर एक ग्रिप हैंडल लगा लें ताकि उठने में दिक्कत ना हो। नहाने के एरिया में भी ग्रिप हैंडल लगवा लें, बेड साइड में भी ग्रिप हैंडल लगवा लें, और उजाला बनाए रखें कमरे में ताकि गिरने का खतरा ना हो, क्योंकि पोषण और बैलेंस का सिस्टम इसमें गड़बड़ा जाता है। तो दरी से अचानक पेशेंट ट्रिप होकर गिर जाता है, तो दरी हटा दें, क्लटरिंग हटा दें सामानों की, सब रास्ते चौड़े रखें। इसके अलावा पेशेंट को क्या करना चाहिए, पेशेंट को हेल्दी फूड खाना चाहिए, जो कि बैलेंस डाइट जिसे बोलते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो, प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, और फैटी फूड कम हो, क्योंकि पार्किंसंस में कॉन्स्टिपेशन होता है तो फैटी फूड नहीं लेना चाहिए, हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए। इसके अलावा पार्किंसन फाउंडेशन ये रिकमेंड करती है कि हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन एरोबिक एक्टिविटी करनी चाहिए, जैसे कि वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, ये उस पर करना चाहिए जिसकी जितनी क्षमता हो, एटलीस्ट 30 मिनट्स तो हो जाए। इसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग भी करनी चाहिए ताकि मसल्स मजबूत रहें। ये भी पार्किंसन फाउंडेशन की रिकमेंडेशन है। इसके अलावा पार्किंसन फाउंडेशन ये कहता है कि भाई इसमें पोस्चरल एक्सरसाइजेज, स्टेबिलिटी की एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, जैसे टाई ची, योगा और स्ट्रेचिंग भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये नया और बेहतर डीवीडी वाला घड़ी, इसमें ओ भाई साहब, क्या डीवीडी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।